लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हुई है क्या? देखिए, हमने 12 सीएम डिप्टी सीएम बनाए, उसमें 10 अलग अलग जातियों के। इन्होंने जो आज पिछड़ों की बात करते हैं, अलग जाति तो छोड़िए, अपनी जाति में अपने परिवार के बाहर किसी को नहीं बनाया। पूंजी और पूंजीवाद में अंतर नहीं पता। हाँ। पूंजी तो सबको चाहिए। अरे भाई, सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए जिंदगी जीने के लिए। पूंजीवाद क्या है? सारी पूंजी मेरे पास रहे। तो किसी के परिवार का बेटा बेटी राजनीति में नहीं आ सकता, यह रोक नहीं लगाई जा सकती, मगर सब कुछ मेरा ही रहेगा। जैसे परिवारवाद इसे कहेंगे, आप कहेंगे जिस दिन मैं एंकरिंग छोड़ूंगी, एंकर मेरे परिवार का ही बनेगा, यह है परिवारवाद। सर, बीजेपी का एक मुस्लिम सांसद नहीं है और ये देश की आजादी के बाद पहली बार हुआ है। ये इतना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहां लेकर जाएगी भारतीय जनता पार्टी? मुझे बड़ी जिम्मेदारी से जवाब दीजिए सुधांशु जी, और दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए। अरे मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब मुसलमान को मुसलमान के हिसाब से देखना आपकी फितरत है, मगर अफसोस की बात यह है कि मुसलमान को आप मुसलमान नहीं देखते, वोट बैंक के रूप में देखते हैं। जो अच्छा और सच्चा मुसलमान होगा उसके साथ कभी ये नहीं खड़े होंगे सेकुलर दल। इनको अपराधी और आतंकवादी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स डिबेट पर। दोस्तों, आज के इस डिबेट में हम लोग देखने वाले हैं बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को, और दूसरी तरफ हम लोग देखने वाले हैं न्यूज 24 की एंकर गरिमा सिंह को। दोस्तों, आज गरिमा सिंह सुधांशु त्रिवेदी से काफी धमाकेदार प्रश्न पूछने वाली हैं और अपने सवालों के जाल में सुधांशु त्रिवेदी को बचाने का काम करती हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी किसी से कम नहीं होते हैं। वो ऐसा जवाब देते हैं कि एंकर गरिमा सिंह बार बार अपने सवालों के जाल में ही बच जाती हैं। तो आज का ये डिबेट वीडियो काफी मजेदार है, तो आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आने वाला है। वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। तो बिना किसी देरी के मेन डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सवाल मेरा यह है आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए संसद के पटल पर एक टारगेट सेट किया, अब की बार 400 पार। ये आंकड़ा अटक कर 240 रह गया, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, 63 सीटें कम, महाराष्ट्र में डेंट, हरियाणा में डेंट, बिहार में डेंट, उत्तर प्रदेश में डेंट। ऐसा है, हम लोग हमारी जनरेशन ने बचपन में जब क्रिकेट होता था तो कमेंट्री पहले रेडियो पे आती थी, टीवी पे कम आता था। 90 के दशक में टीवी पे आना शुरू हुआ तो क्या होता था, शुरू में मान लीजिए 10 रन पे 2 विकेट गिर गए, उसके बाद हो गई 200 रन की साझेदारी, तो कमेंटेटर बोलता था एक समय था जब भारत का स्कोर 10 रन पे 2 विकेट था, पर वो कहानी अब बहुत पुरानी होती हुई। अब ये 6 महीने में इतना पानी बह चुका है हरियाणा के कुरुक्षेत्र से लेके नासिक और रामटेक के महाराष्ट्र तक, कि मुझे लगता है कि, और देखिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हुई है क्या? देखिए, बड़ी मजेदार बात है कि 240 पाने के बाद लोकप्रियता कम हुई है, और 99 पाने के बाद अपार लोकप्रियता हो गई है। 6 महीने पहले एनडीए इंटैक्ट है, और इंडिया गठबंधन का क्या हाल है? इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। ऐसा था, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2 कारण थे, भ्रम और एम, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में हमारे लिए समस्या रही। अब भ्रम टूट गया है, सारे लोगों को समझ में आ गया है, जिस आधार के ऊपर वो कहते थे आएंगे संविधान बदल देंगे वगैरह वगैरह। नहीं तो ये तो आपके अपने मंत्री कहते दिखे उत्तर प्रदेश में। अनुप्रिया पटेल ने बाकायदा योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी कि पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के लोग इंटरव्यू के अप्लाई करते हैं और बार बार नॉट फाउंड सूटेबल लिखकर वापस भेज देते हैं, और 4 बार नॉट फाउंड सूटेबल लिखते हैं और 5वीं बार फिर सवर्णों को नौकरी मिल जाती है, जनरल क्लास को नौकरी दे देते हैं। अनुप्रिया पटेल कह रही है ये तो। अभी बता है भाई, अभी बता है। मैं पूरी बात बताना चाहता हूं तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने 12 सीएम डिप्टी सीएम बनाए, उसमें 10 अलग अलग जातियों के। इन्होंने जो आज पिछड़ों की बात करते हैं, अलग जाति तो छोड़िए, अपनी जाति में अपने परिवार के बाहर किसी को नहीं बनाया। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, अखिलेश यादव जी की पार्टी, 5 सांसद कौन? अखिलेश भैया, डिंपल भाभी के 3 देवर। जाति की गणना हो गई संसद में पूरी, अब कहो परिवार की गणना हो गई संसद में पूरी, अब कहो जातिगत जनगणना है बहुत जरूरी। सुधांशु जी गलत नैरेटिव है कि अवधेश प्रसाद को फैजाबाद से टिकट दिया, वो तो परिवार के है नहीं, वो ओबीसी नहीं है। फिर भी परिवार से बाहर टिकट नहीं, मैंने ये कहा था कि और आप आगे सुनिए, सत्ता देने की बात आएगी
तो मुलायम सिंह जी, फिर उनके भाई शिवपाल, फिर उनके भाई रामगोपाल जी, फिर बेटे अखिलेश जी, फिर बहू डिंपल जी, फिर भतीजे धर्मेंद्र जी, इत्यादि इत्यादि आगे बढ़ते चले जाएंगे। लालू प्रसाद यादव जी पहले मैं, फिर मेरे साले साधु यादव जी, फिर उनकी पत्नी, फिर बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर बेटी, फिर दूसरी बेटी। कह दो भाई परिवार की गणना हो गई पूरी। अब कहो जातिगत जनगणना है बहुत जरूरी। और आगे सुनिए, ये सारे अब सुनिए, परिवारवादी सुनिए। जयंत नहीं, नहीं, चौधरी, पूरी- अजीत पूरी- पूरी अजीत बात तो चौधरी सुनिए। से सर सुनिए नहीं, 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 ये बात तो सुनिए ना, जो गणना की बात कर रहे हैं। अरे पूरी बात तो सुनिए, सुनिए ना। अरे सुनिए तो। राहुल गांधी, राहुल भैया लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, अब बहन प्रियंका लोकसभा में, पूरा परिवार आ गया। और संसद सारे में कहो परिवारवादी पूरी। जो अब आपके कहो साथ है जातिगत जनगणना सुधांशु है बहुत जी, जरूरी। ना एक सेकंड, सारे परिवारवादी जो आपके साथ हैं, चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, जयंत चौधरी, अजीत चौधरी के बेटे, चौधरी चरण सिंह के पोते, कितने आपके साथ परिवारवादी हैं? कर्नाटका से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर कितने परिवारवादी गिनवाऊं, बताइए। बताता हूँ। देखिए मैं तो बहुत यह बात जिम्मेदारी से कह चुका हूं कि भारत की राजनीति में आज की डेट में जो राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे धुर विरोधी हैं, मगर कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर बाकी सब दलों में इस चीज का प्रभाव आ चुका है। मगर इंक्लूडिंग बीजेपी, मगर नहीं, इंक्लूडिंग बीजेपी में कहां है? सारे परिवारवादी आपने इकट्ठे कर परिवारवाद। लिए। अब देखिए, इतना आप समझदारी से बात करें। पूंजी और पूंजीवाद में अंतर नहीं पता? हाँ। पूंजी तो सबको चाहिए। अरे भाई सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए जिंदगी जीने के लिए। पूंजीवाद क्या है? सारी पूंजी मेरे पास रहे। तो किसी के परिवार का बेटा बेटी राजनीति में नहीं आ सकता, यह रोक नहीं लगाई जा सकती। मगर सब कुछ मेरा ही रहेगा। जैसे आपके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता में नहीं आ सकता, ये रोक नहीं लगा सकती। न्यूज 24 चैनल नहीं ज्वाइन कर सकता, रोक नहीं लगा सकती। मगर परिवारवाद इसे कहेंगे, आप कहेंगे जिस दिन मैं एंकरिंग छोड़ूंगी, एंकर मेरे परिवार का ही बनेगा। यह है परिवारवाद। सर तो मैं पूंजी वही और तो कह रही हूँ पूंजीवाद में आपसे। समझिए। अब आए ना लाइन पे। मैं आप ही के पॉइंट को कॉट कर रही हूँ कि मोहन भागवत कह रहे हैं अंदर जाकर देखने की जरूरत नहीं है, सबके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन वही अंदर जाकर डिग आउट करके और संबल में कुआं खुदवा दिया और वहां बवाल कट गया। यही कोशिश हो रही है क्या? वैसे- ये हिंदुओं का नेता बनने की होड़ है और सीधा टारगेट योगी आदित्यनाथ को किया मोहन भागवत ने। अद्भुत तर्क है। जिसको आप संभल की मस्जिद कह रहे हैं वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में एएसआई नहीं जा सकती। नहीं, एएसआई ये किसने नहीं गई। व्यवस्था की उस है? दिन तो कोर्ट कमिश्नर ना गए ना ना थे। ना, उस दिन एएसआई तो बाद की में गई एंट्री सुधांशु बैन है। जी। आप मुझे एक साल नहीं, बताइए मैं कह रही हूँ, जिसमें एएसआई जिस दिन बवाल हुआ कभी 24 एएसआई नहीं गई तारीख को, उसमें। जिस दिन बवाल हुआ 24 तारीख को, उस दिन एएसआई के अधिकारी नहीं गए थे, उस दिन कोर्ट कमिश्नर गए थे, उस दिन संभल का प्रशासन गया था, डीएम गए थे, एसएसपी गए थे। उस दिन कोई एएसआई का अधिकारी नहीं, एएसआई की टीम गई थी सर्वे। इसलिए क्यों गए थे? क्यों गए थे? एएसआई की टीम को जाने नहीं दिया जाता। उसके बाद कहते हैं संविधान की रक्षा हम करेंगे। मतलब सरकारी जमीन में सरकार नहीं जा सकती और संविधान की रक्षा हम करेंगे। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, ये वक्फ बोर्ड एक्ट क्या कहता है? जरा ये देश की जनता को, युवा पीढ़ी को समझना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए तो 15 अगस्त 47 की वो है डेडलाइन, मगर वक्फ बोर्ड एक्ट के लिए नहीं है। सूरत नगर निगम पे दावा किस आधार पे है? ये 49 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 9 सर बहुत बीच में ना बोल। बात सुनिए, समय की भी बात तो है। आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार मानती है इसकी एग्जिस्टेंस को या नहीं मानती? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1947 में 15 अगस्त की बार है तो वक्फ बोर्ड में भी कर दो 15 अगस्त 47 से पहले। क्या कुछ नहीं चेंज होगा? 30,000 एकड़ थी, 30,000 रखो, फिर ये 9,60,000 एकड़ कैसे हो गई? और मजे की बात सुनिए, मानते हैं कि नहीं ये मानते, ये तो बताइए ना। ना एक सेकेंड, जो देश की पार्लियामेंट ने बाकायदा एक एक्ट पारित किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1951, उसे बीजेपी मानती है या नहीं मानती? बल्कि केंद्र सरकार मानती है कि नहीं मानती? है, चूंकि वो पार्लियामेंट का पास किया हुआ एक्ट है। सुधांशु जी सीधे बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको हटा देना चाहिए क्या? देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए मेरी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मेरी बात को गौर से सुनिए। वक्फ बोर्ड एक्ट ये कहता है कि 300 साल पुराने फरमान भी माने जाएंगे। आपको पता तमिलनाडु का मंदिर किस आधार पे है कि 1572 में अर्काट के नवाब ने दिया था। हाँ। ये उन सरकारों के फरमान जो शरिया के आधार पे चलती थी। एक मुगल बादशाह नहीं जिसने गाजी की उपाधि ना ली हो, इंक्लूडिंग अकबर। तो सर जीपीसी में पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। वो तो जेपीसी में आएगा। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? ये शरिया के जिम्मी के कॉन्सेप्ट से आया है।
यानी गैर मुस्लिम प्रजा जिम्मी होती थी, उसका प्रॉपर्टी पे हक नहीं होगा। अगर डिस्प्यूट होगा तो पहला हक होगा मुस्लिम का। ये जजिया और जिम्मी का कॉन्सेप्ट जिन सरकारों ने माना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने उस सरकार को दी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने भारत के जी, संविधान को शरिया स्क्रिप्ट बनाया है। सुधांशु जी, उसी के इन्होंने खिलाफ- भारत के संविधान को शरिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम उसी किया है। के खिलाफ आप बाकायदा एक विधेयक लेकर आए पार्लियामेंट पहले में। मुझे जवाब दीजिए। सर एक सेकंड, नहीं, एक लेकिन बात ना, जवाब ना, दीजिए। एक सेकंड सर, सुनिए ना। पुराने वो NDA के कानून पास- मानने एक चाहिए। सेकंड सर, सुनिए तो अब बताइए सही। तो। एनडीए के पास बहुमत है, आप बाकायदा विधेयक ले आए और बहुमत होने के बावजूद आपने पारित नहीं कराया, आपने जेपीसी को भेज दिया। क्यों भेजना पड़ा जेपीसी को, अगर आपकी वक्फ बोर्ड पर दलील जायज है तो? ताकि सबको हकीकत का पहचान हो जाए। अब एक और बात सुनिए, यह भारत ही दुनिया में इकलौता देश है जिसने अपने लुटेरों के बनाए हुए नियम को आजाद भारत में मान्यता दे रखी है। आई चैलेंज, एक कंट्री बताइए दुनिया में जो लुटेरों के द्वारा लिखे गए इतिहास को प्रामाणिक मानता हो और उनके सरकारों के द्वारा दिए गए फरमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देता हूं। मैं चैलेंज करके बताता हूं, एक देश बताइए। अच्छा, मैं भी चैलेंज कर इसीलिए रही हूँ मैं आपको, कहता देश की हूं, आजादी में पहली बार, अमृतकाल में। सर मैं भी चैलेंज कर रही हूँ, देश की आजादी के बाद पहली बार बड़ी भारत की कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, बीजेपी का एक मुस्लिम सांसद नहीं है, और ये देश की आजादी के बाद पहली बार हुआ है। ये इतना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहां लेकर जाएगी भारतीय जनता पार्टी? जो आपने बात कही, इसलिए क्योंकि हमने जानते किसको बनाते हैं, हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को बनाया है। सर, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट। नहीं, मैं बता मुझे रहा बड़ी हूं, जिम्मेदारी से जवाब नहीं, मैं दीजिए जवाब दे सुधांशु रहा जी, हूं, और दिल बिल्कुल पर जवाब। हाथ रखकर जवाब दीजिए। अरे मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि मुस्लिम समाज का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कभी ढेला पर माना है। पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का, कोई गया हो तो बताइए। आजमगढ़ के थे। ये बताइए, वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुला के सम्मान किया। कोई गया हो तो बताइए। 73 मंत्रियों अब सुनिए, में से पूरी एक बात भी सुनिए, मंत्री पूरी बात, अब पूरी बात सुनिए। सुधांशु जी, मुझे उलझा देंगे आप। देखिए, आप भी उलझा नहीं रहा हूं, आप उलझी हुई हैं, उसे सुलझा रहा हूं। क्या बात है सर, क्या बात है। एक ही दिन में याकूब मेनन का नमाज जनाजा हुआ, और एक ही दिन में डॉक्टर कलाम का नमाज जनाजा हुआ। कोई नहीं गया डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में, सब याकूब मेनन के नमाज बिल्कुल जनाजा में ठीक गए। है, सुधांशु अब सुनिए, त्रिवेदी अब ठीक है मंथन के मंच नहीं, पर ये बिल्कुल ठीक ठीक है, है। इसी को समझिए। सुधांशु इसे त्रिवेदी- ठीक है समझिए। अब मैं बता रहा हूं। सुधांशु जी एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी मंथन के मंच पर जायज बात कह रहे हैं, और मैं डंके की चोट पर कह रही हूं, सच कह रहे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी कहे कि मोदी कैबिनेट में 73 मंत्रियों में से एक भी मुसलमान सांसद क्यों नहीं, एक भी सांसद बीजेपी का मुसलमान क्यों नहीं है? 20 करोड़ मुसलमानों में से बीजेपी को एक भी मुसलमान ऐसा नहीं मिलता जो किसी लोकसभा से जीत कर आए। आपने बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब मुसलमान को मुसलमान के हिसाब से देखना आपकी फितरत है, मगर अफसोस की बात यह है कि मुसलमान को आप मुसलमान नहीं देखते, वोट बैंक के रूप में देखते हैं, और उनको आपको उस वोट बैंक के जो एक्सक्लूसिव थोक विक्रेता है ना, वो कट्टरपंथी मुसलमान नजर आते हैं। यहां पे ये समस्या है। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। आजादी के बाद अभी ये बताइए, उस्ताद जाकिर हुसैन की डेथ हुई, कोई गया नहीं उनके है ना घर सर, पे? सच्चाई है ना। पूरी बात देयर इज नो मिनिस्टर। मैं पूरी बात कह रहा हूं। मिनिस्टर क्यों, मैं बताना चाहता हूं। जो अच्छा और सच्चा मुसलमान होगा उसके साथ कभी ये नहीं खड़े होंगे सेकुलर दल। इनको अपराधी और आतंकवादी चाहिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? अटल जी की सरकार में, जिसने पहली शहनाई बजाई थी। ये बताइए, अशफाकुल्ला खां के घर पे कभी गए? मलिक मोहम्मद जायसी के घर पे गए? अब्दुल रहीम खान खाना के घर पे गए? शेख मोहम्मद इब्राहिम रसखान के घर पे गए? आलम शेख के घर पे गए? मुसलमान की हज सब्सिडी खत्म कर दी। आपने उसी आम मुसलमान की हज सब्सिडी को खत्म कर दिया। कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को आप पैसा देते हैं। अच्छा, अब आपको बताता हूं। बस आखिरी सवाल है मेरा। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया। मुझे जो अर्लीस्ट याद है अपनी मेमोरी में, वो कुंभ का मेला 89 का याद है, और मेरे मन में स्टूडेंट लाइफ में बात उठी, भैया कुंभ मेले पे मेला टैक्स और हज पे सब्सिडी, गजब का सेकुलरिज्म है। और मैं पूछना चाहता हूं, पूरी बात सुनिए, पूरी बात। हज जाना चाहिए अपने पैसे से, वो सवाब का काम है। हज जाएंगे सरकार के पैसे से, जिसमें 95% टैक्स पेयर काफिर हैं। काफिरों के पैसे से हज जाओगे तो सवाब कैसे मिलेगा मेरे भाई? वो तो आपकी धार्मिक मान्यता का सम्मान करने के लिए हमने किया। बात तो सही है। दोस्तों, आज की यह डिबेट वीडियो यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो के बारे में आप लोग का क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी डिबेट वीडियो आता रहता है। और अगर आप लोग को ये वीडियो शेयर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो जाए। हम आप लोग से जल्दी मुलाकात करेंगे एक और डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय सिया राम।